सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 10 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण में वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य का अर्थ होता है कहना, बोलना, अर्थात क्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वाक्य का, यानी वाक्य का क्रिया के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वही वाच्य कहलाता है। जैसे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर है तो कर्तवाच्य होगा, क्रिया का प्रभाव कर्म पर है तो कर्मवाच्य होगा, और क्रिया का प्रभाव भाव है तो भाववाच्य होगा। भाव का मतलब ये होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया, भाव के अनुसार क्रिया। जैसे किसान फल उगाता है। अब यहाँ पर किसान फल उगाता है, उगाता जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? वो किसान के अनुसार है, क्योंकि किसान करता है तो इसलिए किसान उगाता है। क्या उगाता है? फल। तो यानी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, तो इसलिए ये कर्तवाच्य है। दूसरा वाक्य है छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो छात्रों द्वारा नहीं है, बल्कि सुलेख लिखा जाता है। सुलेख क्या है? कर्म है। क्या लिखा जाता है? सुलेख। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगी हुई है, तो इसलिए कर्मवाच्य है। इसकी ये भी एक खास बात है कि कर्मवाच्य की जो कर्मवाच्य होता है उसका जो लिंग होता है, उसका जो वचन होता है, उसी के अनुसार क्रिया भी होती है। अब सुलेख पुल्लिंग है तो लिखा जाता है वो भी पुल्लिंग है। मरीज से उठा नहीं जाता, कहने का तात्पर्य यहाँ भाव का प्रधान है, यानी इसमें ना कर्तव्य प्रधान है ना कर्म है, बल्कि भाव है और असमर्थता है। यानी यहाँ पर जब कोई चीज नहीं आ जाती है तो इसका मतलब है उस वाक्य में असमर्थता प्रकट हो रही है, तो यहाँ पर ये भाववाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार लिंग वचन कारक लगते हैं। जैसे कबूतर दाने चुग रही हैं। अब कबूतर चुग रही हैं, यानी क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी क्रिया किसके साथ कैसे लगी हुई है? क्रिकेट, यानी कर्ता के अनुसार। सूरज चमक रहा है, चमक रहा है यानी जो क्रिया है वो सूरज के अनुसार लगी है, इसलिए ये कर्तवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार लगी होती है। जैसे राम के द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, तो यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? रोटियां खाई जाती हैं। रोटियां यानी कहने का मतलब है कि रोटियां, जैसे राम तो पुल्लिंग है लेकिन क्रिया पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि रोटियां स्त्रीलिंग है, वो कर्म है और कर्म के अनुसार ही क्रिया लगाई गई है। रोटियां खाई जाती हैं, यानी वो भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त हुआ है। कविता में चित्र नहीं बनाया जाता, चित्र नहीं बनाया जाता, यानी चित्र क्या है? कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया लगाई गई है। भाववाच्य, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, उसमें ना तो कर्ता काम आता है और ना कर्म काम आता है, उसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे कुत्ते द्वारा भौंका नहीं जाता, यानी जो कुत्ता है उसके द्वारा भौंका नहीं जाता, यानी कि यहाँ पर एक भाव प्रकट किया गया है। यहाँ पर ना कर्ता के अनुसार है और ना कर्म के अनुसार है। अब हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य कर्तवाच्य है? यानी हमको वो पहचान भी मालूम होना चाहिए कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्या पहचान है। तो कर्तवाच्य पहचानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जब कर्तवाच्य का प्रयोग होता है तो उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। यानी ये नहीं है कि क्रिया अकर्मक ही हो या सकर्मक ही हो, दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। दूसरी बात है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी।
दूसरा पॉइंट है कि कर्तवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही होगी और जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार भी होगी। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है और क्रिया कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अर्थात इसमें कर्तवाच्य की ही प्रधानता रहती है और कर्म गौण रहता है। गौण का मतलब जो प्रधान नहीं होता, जो मुख्य नहीं होता। फिर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की पहचान हम कैसे करेंगे? तो कर्मवाच्य की क्रिया सकर्मक ही होगी, वो अकर्मक नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म की जो विशेष पहचान है कि उसकी क्रिया में कर्म लगा ही होगा। तो इसलिए कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया के द्वारा ही होता है और उसकी जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही होगी। अगर उसमें कर्ता है लेकिन कर्ता के द्वारा क्रिया नहीं होगी, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर वो एक वचन में है तो वो एक वचन में होगी, बहुवचन होगी तो बहुवचन होगी। तो इसलिए कर्मवाच्य जो है वो क्रिया जो है वो कर्मवाच्य के अनुसार ही होगी। तीसरी बात इसमें यह है कि जो कर्मवाच्य में कर्म की ही प्रधानता मानी जाती है और कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के वाच्य के अनुसार ही होगी, चाहे वो लिंग हो या वचन हो। और तीसरी बात है कि इसमें जो क्रिया है वो भूतकालिक क्रिया होती है, जैसे उससे खाना खाया गया, यानी कि जो क्रिया है वो भूतकाल में होती है। अब भाववाच्य को हम किस प्रकार पहचानेंगे? भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो एक वचन और पुल्लिंग होती है, उसकी क्रिया अकर्मक होती है। और तीसरी बात कि भाववाच्य में जाता और जहाँ असमर्थता होती है वहाँ नहीं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या परिभाषा है, उनको किस प्रकार से वाक्यों में हम पहचान सकते हैं। बच्चों आगे किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है मैंने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।